तो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे पिछली वीडियो हमने रोकी थी। हम आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग को अभी डिस्कस करेंगे। चलें, विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन पहले लेक्चर को देख लेते हैं। ये फिगर मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। एनी हाउ फिर से देख लेते हैं। जनरल में क्या कहते हैं कि शेप इसकी है, इंडिविजुअल कॉलम फुटिंग्स आर जनरली स्क्वायर इन प्लान। ठीक है, कि कहते हैं चूंकि आपका फॉर एग्जांपल अगर कॉलम स्क्वायर है तो उसके नीचे जाहिर है कि आपकी जो फुटिंग है वो भी स्क्वायर होगी। ठीक है, ये याद रखिए कि जिस डायरेक्शन का डायमेंशन का आपका कॉलम है मोर और लेस उसी तरीके की आपकी नीचे फुटिंग होती है। ये हम इंडिविजुअल फुटिंग की बात कर रहे हैं और उस केस में कि जहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी लाइन ना हो। ठीक है, बहुत ही जनरल किस्म का केस है ये। Rectangular shapes are sometimes used where dimensional limitations exist। ठीक है, तो डायमेंशनल लिमिटेशन जैसे मैंने कहा कि बाउंड्री लाइन हो, प्रॉपर्टी लाइन जैसे कहते हैं, या आपके पास ऊपर जो कॉलम है वो इस तरीके का आ रहा है तो उसको एडजस्ट करने के लिए कि आपकी जो मूवमेंट्स हैं उनको आपने ठीक तरीके से बैलेंस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास यूनी एक्सियल कॉलम के नीचे फुटिंग है, बाई एक्सियल कॉलम के लिए नीचे फुटिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं उसमें। बिहेवियर में कहते हैं कि द फुटिंग इज अ स्लैब दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स अ कॉलम। और ये मैं आपको तफसील के साथ इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है इसी कॉलम वाले उसमें हमारी जो पहली वीडियो है उसमें आप चले जाएं तो मैंने आपको बहुत तफसील से ये चीज़ वहाँ पे आपके सामने रखी है कि जिस तरह स्लैब जो हमारे पास सिर्फ कॉलम्स के ऊपर रेस्ट करती है उसको हम फ्लैट प्लेट कहते हैं। और फिर फ्लैट प्लेट के नीचे दो तरह की अरेंजमेंट इकट्ठे या अलग अलग होती है। पहली अरेंजमेंट को हम ड्रॉप पैनल कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम कॉलम की विसिनिटी में कुछ खास हद तक हम जाके और स्लैब की उस इलाके में स्लैब की थिकनेस को ज्यादा करते हैं। ठीक है, जिसको हम ड्रॉप पैनल कहते हैं। थिकनेस भी ज्यादा करते हैं कि वहां पे शेयर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ है कॉलम कैपिटल, कि हम कॉलम का जो साइज़ है वो फॉर एग्जांपल 12 फुट का कॉलम है तो 10 फुट तक तो उसकी साइज़ सेम रहता है, 12 बाय 12 या 15 बाय 15। ऊपर जाते हुए फिर हम उसको 2 फुट में जो है तो उसके साइज़ को डबल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 30 बाय 30 का हो जाता है 15 बाय 15 की जगह। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों अरेंजमेंट्स अलग अलग या दोनों इकट्ठे एक साथ भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि हमारे पास लोड कितना आ रहा है, रिक्वायरमेंट कितनी है। जाहिर बात है हमारे सारे डिजाइन डिपेंड करते हैं क्या है, डिमांड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं द फुटिंग इज अ स्लैब दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स अ कॉलम। ठीक हो गया। द आइसोलेटेड फुटिंग्स डिस्प्ले एसेंशियली टू डायमेंशनल एक्शन। आइसोलेटेड फुटिंग में आपके पास टू डायमेंशनल एक्शन होता है। पीछे जो हमारी वॉल फुटिंग थी उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वन डायमेंशनल एक्शन होता है, इसलिए हमने एक स्ट्रिप ली, एक ही डायरेक्शन में उसको डिजाइन किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया। याद है हमने दूसरी डायरेक्शन में श्रिंकेज या टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट दी थी। ठीक है, तीसरा कहते हैं द फुटिंग इज लोडेड इन एन अपवर्ड डायरेक्शन बाय द सॉइल प्रेशर। तो आपको जैसे पता है कि कॉलम है और वो फुटिंग के सेंटर में है और फुटिंग के फुल नीचे आपके पास मट्टी है। ठीक है, और मट्टी जो है तो वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो कहते हैं इसका ये मतलब हुआ कि हम अगर इसको इन्वर्ट कर ले, उल्टा करके देखें तो आपकी मट्टी जो है तो वो यूडीएल लोड अप्लाई कर रही है और कॉलम उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड इन ईच डायरेक्शन इन द बॉटम ऑफ द फुटिंग। तो कहते हैं कि जिस तरह आपके पास कैंटिलीवर है कि फॉर एग्जांपल चारों डायमेंशन से आपके पास कैंटिलीवर एक स्लैब या बीम बोल दें। ठीक है, कि स्लैब ये आपका कॉलम जो है तो इसको अंदर धंसाने की कोशिश कर रहा है और आपकी जो जमीन है तो उस साइड पे इसके ऊपर हर तरफ से क्या हो रहा है, टेंशन आ रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक छतरी की एग्जांपल देख लें कि आप अगर छतरी के ऊपर कोई चीज यूडीएल डाल दें तो वो छतरी को ऊपर से क्या कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। ठीक है, ऊपर टेंशन होगी और जहां पे आपकी छतरी का हैंडल होगा अंदर छतरी के साथ वहां पे सारी कंप्रेशन होगी। तो ये एक अच्छी एग्जांपल है आपके पास फुटिंग की। फर्दर चलते हैं, रिइंफोर्समेंट क्या होती है। तो कहते हैं कि चूंकि ये टू डायमेंशनल मेंबर है तो इसलिए इसमें दोनों डायरेक्शन में आपके मेन बार्स ही होते हैं। ठीक है, वॉल फुटिंग की तरह नहीं। वॉल फुटिंग में हमारे पास छोटी डायरेक्शन में हमारे पास मेन रिइंफोर्समेंट होती थी और लंबी डायरेक्शन में हमारे पास क्या होती थी, टेम्परेचर या श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट। कहते हैं अ स्प्रेड फुटिंग विल टिपिकली हैव रिइंफोर्समेंट इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस एट द बॉटम ऑफ द फुटिंग फॉर फ्लक्चर। तो देखिए ये आपके पास दोनों डायरेक्शन में, ये आपके पास छोटी डायरेक्शन और ये आपके पास बड़ी डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में देखिए एरोस आपको दोनों आपके पास मेन रीइंफोर्समेंट है, यानी दोनों को आपने अलग अलग डिजाइन करना है, वो एएस मिनिमम वाला नहीं प्रोवाइड करना। ठीक है, इसमें आप दोनों डायरेक्शन में डिजाइन करते हैं फ्लक्चर के लिए और फिर उसके लिए रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। आपके पास यहाँ पे देखें जो फुटिंग का रिक्वायर्ड एरिया है, तो अगर तो ये रेक्टेंगुलर फुटिंग है तो फिर तो बी और एल अलग अलग होंगे, लेकिन अगर स्क्वायर फुटिंग है तो फिर बी इज इक्वल टू एल हो जाएगा। ठीक है, तो
बेयरिंग एरिया B इंटू एल इज इक्वल टू सर्विस लोड डिवाइड बाई QE। अब ये इक्वेशन आप पीछे पढ़ चुके हैं और आपको इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। तो डेट प्लस लाइफ डिवाइडेड बाई QE, और QE कैसे आता है, Q अलाउेबल माइनस W। याद होगा मेरा ख्याल है आपको ये चीज़, ठीक है, अभी पिछली वीडियो में हमने देखी है। QE से इधर आपके पास ये एरिया आ जाएगा और इस एरिया को आप फैक्टर लोड के साथ यूज़ करके और QU फाइंड करेंगे, और वही QU आपका अगेन यहाँ पे किस चीज़ में इस्तेमाल होगा, शेयर एनालिसिस में भी और फ्लक्चुरल एनालिसिस में भी, ठीक है। तो वही स्टेप्स हैं आपके पास। तो देखते हैं कि ACI की क्या रिकमेंडेशंस हैं। डिज़ाइन कंसिडरेशंस इन फ्लक्चर कहते हैं द मैक्सिमम फैक्टर मूवमेंट इज कैलकुलेटेड एट क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अगेन जिस तरह हमने पिछले वॉल फुटिंग में भी किया था कि आपके पास जो फ्लक्चर है वो क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर होता है, और दो तरह की वॉल्स हमने देखी थी। एक आपके पास मेसनरी वॉल थी जिसमें हम के के साथ किस चीज़ को ऐड करते थे, B/4 को, आपको याद है K प्लस B/4 का स्क्वायर लेते थे, और जो कंक्रीट थी तो उसमें हम K स्क्वायर लेते थे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी आप कहते हैं कि क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर मैक्सिमम फैक्टर मूवमेंट फाइंड करते हैं। फॉर एन आइसोलेटेड फुटिंग क्रिटिकल सेक्शन इज लोकेटेड एट द फेस ऑफ द कॉलम। आप कहते हैं कि आइसोलेटेड फुटिंग में आपके पास ये बिल्कुल फेस ऑफ द कॉलम, जहाँ पे आपका कॉलम है ना, वहाँ पे फुटिंग के दरमियान देखिए ये डॉटेड लाइन जो है, कहते हैं यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्चरल स्ट्रेसेस होंगी या क्रिटिकल फ्लक्चरल स्ट्रेसेस होंगी, ठीक है। mu is equal to QUB K square divided by 2, where K is equal to B minus C divided by 2। और ये बहुत आसान चीज़ है। B आपके पास टोटल वेट है फुटिंग की, ठीक है, उसमें से आप कॉलम की वेट को माइनस कर लें। ये चले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये B/2 माइनस C/2 है, ठीक है। B माइनस सी होल डिवाइड बाई 2 है ना, तो B/2 से देखें आप इधर तक आ गए, ये सेंटर तक, ठीक है। B/2 माइनस C/2, तो C/2 ये आधे वाला कॉलम जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास ये बाकी वाला रह जाएगी क्या, नहीं रह जाएगी, ठीक है, ये फेस। सो आपके पास B माइनस C/2 आपके पास ये क्या है, यानी पीछे हमने इसको K का नाम दिया था ना, यहाँ पे B माइनस C डिवाइड बाई 2 बोल दिया। सो दिस K ये इधर भी यूज हो रहा है, QU इंटू B K स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे देखें एक्स्ट्रा चीज आपके पास आई है, तो वो B है, वो जो दूसरी डायरेक्शन है, ठीक है। एक डायरेक्शन में तो हम ये ले रहे हैं ना, एक वो जो दूसरी डायरेक्शन है, क्यों, क्योंकि देखिए लोड तो आपका बिल्कुल पूरी की पूरी फुटिंग के ऊपर है ना, सही है। तो आपके पास ये वाली डायरेक्शन मल्टीप्लाई हो रही है फुल की फुल, और इस डायरेक्शन में हमने क्या लिया हुआ है, ये K लिया हुआ है, ठीक है। फिर जब हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, जब हम ये वाली इस डायरेक्शन में K लेंगे, तो फिर ये वाली सारी की सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी साथ, सही है। स्क्वायर फुटिंग के लिए जाहिर है दोनों साइडें बराबर होंगी, तो हमें एक ही दफा करने की जरूरत है, जबकि रेक्टेंगुलर में हमें दो अलग अलग करनी पड़ेंगी। तो डिज़ाइन कंसिडरेशन इन फ्लक्चर में क्या है कि मिनिमम रिइंफोर्समेंट आपके पास एस मिनिमम इधर इस फार्मूले से आएगी, ठीक है, 1005 कैपिटल बी जो कि फुटिंग की थिक सॉरी विड्थ है, इंटू डी एवरेज। अब डी एवरेज क्या चीज़ है, तो ये आपके पास एवरेज डेप्थ ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट है, ज़ाहिर है दोनों डायरेक्शंस में आपके पास मेन रिइंफोर्समेंट, तो आप उन दोनों की एवरेज लेंगे, ठीक है। मैक्सिमम स्पेसिंग रिक्वायरमेंट क्या है, वही जो आपके पास स्लैब में थी, 3H या 18 इंचेस, ठीक है, इससे ज़्यादा आप उसको स्पेसिंग नहीं दे सकते। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिइंफोर्समेंट क्या है, कहता है ACI 13-3-2 स्टेट्स दैट इन टू वे स्क्वायर फुटिंग्स, ये टू वे स्क्वायर फुटिंग है, सही है। इस डायरेक्शन में भी आपके पास मेन रिइंफोर्समेंट है या आपके पास डिफ्लेक्शन आ रही है, और इस डायरेक्शन में भी रिइंफोर्समेंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द एंटायर विड्थ ऑफ फुटिंग। कहता है कि ये रिइंफोर्समेंट क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपके पास स्पेसिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए। कॉलम से इस तरफ आपने जितने बार्स दिए हैं उतने ही बार्स कॉलम से इस तरफ होने चाहिए, और कॉलम से इस तरफ जितने बार्स दिए हैं उतने ही कॉलम से इस तरफ होने चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ है हमारे पास डिज़ाइन कंसिडरेशन इन शेयर, कि शेयर में क्या कहता है, तो कहता है कि शेयर में आपके पास द फुटिंग थिकनेस इज जनरली एस्टेब्लिश्ड बाय द शेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारे पास उसमें भी था, वॉल फुटिंग में भी आपको याद है, जब हमारे पास थिकनेस ओके आ रही थी, सॉरी 5VC ग्रेटर आ रहा था VU से, तो हमने कहा कि थिकनेस ओके है, और अगर कम आता तो फिर हमने क्या कहा था कि हम थिकनेस इंक्रीज करते और दोबारा से सारे के सारे डिज़ाइन परफॉर्म करते स्टेप नंबर 1 से। द फुटिंग इज सब्जेक्टेड टू टू वे एक्शन ना, यहाँ पे जो नई चीज आप देखेंगे तो वो टू वे शेयर है, ठीक है। द टू वे शेयर इज कॉमनली टर्म्ड एज पंचिंग शेयर,
आपने पंच मशीन तो देखी होगी, और ये मैंने आपको क्लास में भी बड़े अच्छे तरीके से समझाया था जब मैं आपको फ्लैट स्लैब समझा रहा था, ठीक है। पंच मशीन जब आप कागज में सुराख करते हैं तो वो पंच मशीन देखे कैसे उसमें से वो सिर्फ गोल होल करके और निकल जाती है, ठीक है, बाकी पूरे का पूरा कागज आपके पास उसी तरह रहता है। तो पंचिंग शेयर भी आपके पास यही चीज है, वो कहते हैं ये ना हो कि आपकी फुटिंग इतनी कमजोर हो कि वो कॉलम उसके अंदर से पंच करके और वो थोड़ा सा हिस्सा नीचे चला जाए और बाकी फुटिंग वैसे ही रह जाए जिस तरह बाकी कागज रह जाता है ना, और वो जो होल उसमें हो जाती है। तो कहते हैं अगर इस तरह की होल हो गई स्ट्रक्चर में तो क्या फायदा, स्ट्रक्चर तो फेल हो गया ना। तो इसलिए कहते हैं ये खतरनाक है, सिंस द कॉलम और पेडेस्टल टेंड्स टू पंच थ्रू द फुटिंग, ठीक है। तो कॉलम या पेडेस्टल आपके पास क्या है, पंच थ्रू द फुटिंग की कोशिश करता है, इंड्यूसेस स्ट्रेसेस अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द कॉलम। तो कॉलम के पेरीमीटर में वो ऐसे स्ट्रेसेस इंड्यूस करता है फुटिंग के ऊपर कि वो उसके अंदर पंच हो के और वो निकल जाए उसमें से, ठीक है, और फुटिंग फेल हो जाए आपके पास। बीम शेयर जो कि हमने वॉल फुटिंग में पढ़ा था इज नॉट यूजुअली अ प्रॉब्लम इन एन आइसोलेटेड फुटिंग, कहते हैं इस केस में आपके पास बीम शेयर कोई खास मसला नहीं होता, ठीक है, पंचिंग शेयर या टू वे शेयर होता है। अब डिजाइन रिकमेंड कंसिडरेशन क्या है शेयर में, कहते हैं एक तो आपने टू वे शेयर पंचिंग शेयर को कंसिडर करना है, दूसरा द क्रिटिकल सेक्शन फॉर दिस टू वे शेयर इज टेकन एट d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। आपको याद है अभी हमने दो स्लाइडें पीछे जो फ्लक्चर के लिए क्रिटिकल सेक्शन पढ़ा था तो वो था एट द फेस ऑफ द कॉलम, याद है, और हमने उसके लिए के भी फाइंड किया था और के का फार्मूला था b-c/2। यहाँ पे वो कहते हैं वो जो आपके पास फ्लक्चरल वाला सेक्शन है ना फेस ऑफ द कॉलम, उससे आपने d/2 डिस्टेंस पे आगे आके वहां पे आपके पास क्रिटिकल शेयर का सेक्शन है, ठीक है, यानी कि के में से आप d/2 माइनस करेंगे तो वहां पे आपका क्रिटिकल शेयर होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल शेयर एट डिस्टेंस d/2। ये देखें आपके पास इधर तो सही समझ नहीं आ रही है आपको, यहाँ पे देख लें कि ये आपके पास फुटिंग है b और ये इस डायरेक्शन में b, और ये आपके पास कॉलम है जिसकी दोनों डायमेंशन c हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये देखो इस कॉलम के फेस से d/2 इधर आ जाए, इस कॉलम के फेस से d/2 उधर, इससे इधर और इससे इधर। तो देखिए चारों तरफ कहते हैं आप जब एक स्क्वायर बना लेंगे ना एट डिस्टेंस d एवरेज बाई 2, तो कहते हैं ये आपके पास वो सेक्शन है जहां पे आपके पास क्रिटिकल शेयर एक्ट कर रहा है, सही है। क्रिटिकल शेयर मींस कि आपके पास ये कॉलम जब नीचे जाएगा ना तो इस हिस्से को अपने साथ नीचे ले जाएगा, बाकी सारी की सारी फुटिंग ऊपर रह जाएगी, सही है, एक पंच किस्म का आपके पास हो जाएगा। तो कहते हैं कि वी यू पंचिंग इज इक्वल टू क्यू यू इंटू बी स्क्वायर। देखिए बी आपके पास ये एक और ये दो, तो b इंटू बी आपके पास क्या है, पूरी फुटिंग का एरिया क्या हो गया बी स्क्वायर, और उसको आपने नीचे जो सॉइल का आपके पास क्यू यू लग रहा है तो क्यू यू इंटू बी स्क्वायर, ये वो पोर्शन है जो आपके पास नीचे से लग रहा है, ठीक है, माइनस इसमें से आपने क्या माइनस किया, क्यू यू इंटू सी आपके पास क्या है कॉलम की विड्थ। अब ये देखें d/2 ये वाली साइड है और d/2 ये वाली साइड है, तो d/2 प्लस d/2 कितना हो जाएगा, d एवरेज, यानी दिस प्लस दिस, ये d एवरेज और बीच में आपके पास कॉलम आ गया, तो ये पूरी की पूरी साइड आपके पास किस चीज के बराबर हो गई, c प्लस d एवरेज, ठीक है। और इस साइड को इस साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों सेम है, तो इसीलिए इसका स्क्वायर ले लिया c प्लस d एवरेज स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये बाहर वाला एरिया, टोटल एरिया सॉरी बी स्क्वायर माइनस ये अंदर वाला एरिया, तो आपके पास ये जो इस वाले बाहर वाले ये हल्का जो ग्रे है ना, इसके ऊपर जो आपके पास फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से जो शेयर प्रोड्यूस होगा वो शेयर आप लेंगे वी यू की। और अगर कहते हैं मैं इन सब में से क्यू यू ले लूं तो देखें फुटिंग का एरिया माइनस ये डार्क ग्रे वाला एरिया इसको माइनस किया, ठीक है। तो ये जो लाइट ग्रे है इसके ऊपर जो आपके पास क्यू यू लग रहा है उससे पंचिंग शेयर आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो फिर इसीलिए इस डार्क ग्रे के लिए फिर आप देखें ये कॉलम कैपिटल वगैरह और ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हो कि अच्छा मेरा कॉलम कैपिटल कहाँ तक होना चाहिए, ठीक हो गया। तो डिमांड पता चल गई, अब कैपेसिटी क्या है, पंचिंग शेयर कैपेसिटी 5 सीधे देखें पी जहां पे भी आप समझे पंचिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो 5 उसी तरह है, अंडर रूट एफ सी प्राइम उसी तरह है, भी नॉट डी एवरेज यहाँ पे आपके पास 4 आ गया, ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। और यहाँ पे जो कहते हैं ये बी नॉट है, ये किस चीज के इक्वल है, दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल शेयर पैरामीटर, और दिस इज इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। तो चारों साइडों की अगर आपके पास विड्थ बराबर है
विच इज इक्वल, ये देखो अभी पिछली स्लाइड पे हमने फाइंड किया, ठीक है, डी एवरेज प्लस सी, तो उसको कहते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और डी एवरेज क्या है, देखो आपके पास इधर से लेकर और इधर तक आपके पास डी बाई टू है, और इधर से लेकर इधर तक भी डी बाई टू है, तो ये डी बाई टू और ये डी बाई टू कितना हो गया डी, और ये बीच में कॉलम सी, तो ये इसलिए डी एवरेज प्लस सी। ठीक है, ये मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया। 5VCP शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन VUP, यानी आपकी जो कैपेसिटी है वो डिमांड से ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए। अगर लेस हुई तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग इज इंक्रीज इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एनी शेयर रिइंफोर्समेंट। कहते हैं आप फुटिंग में शेयर रिइंफोर्समेंट नहीं देते, आप फुटिंग की डेप्थ इंक्रीज करते हो कि वो सफिशिएंट हो जाए शेयर के अगेंस्ट। अच्छा जी, डिज़ाइन प्रोसीजर यानी डिज़ाइन स्टेप्स, तो वही सारे स्टेप्स हैं तकरीबन मोर और लेस, आप देख लें, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है। उधर से स्टार्ट होता है ये भी कि एस्टिमेट द थिकनेस ऑफ फुटिंग, आप एज एस्टिमेट करेंगे, ठीक है। मिनिमम थिकनेस कहता है कि सॉइल के ऊपर आपकी 6 इंच होती है कम अज़ कम, फिर आप उससे डी फाइंड करते हो। ऐसे ही कहता है कि थिकनेस रखो विच मस्ट सेटिस्फाइड द शेयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेकंड, आपके पास वेट कैलकुलेशन, कि कंक्रीट का वेट कितना है, जाहिर बात है यहाँ से आपके पास थिकनेस आ गई, और उसके ऊपर फिर फिल का वेट कितना है। जब W आ गया तो QE आपके पास आ जाएगा, QA माइनस W, ये सारे देखिए वही सारे स्टेप्स रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करेंगे तो सर्विस लोड डिवाइड बाई ये वाला QE, एरिया आपके पास आ गया तो फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाई एरिया, तो आपके पास QU आ जाएगा। अगले स्टेप में देखें, ये देखें, ये आपके पास QU आ गया, फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय बेयरिंग एरिया, ठीक है। अच्छा, आपके पास फिर जब QU आ गया, अब आपने ये कौन सा है, पंचिंग शेयर, ठीक है। तो कैपेसिटी में आपके पास ये यूज होता है, खैर इन्होंने इधर ही स्टेप 5 में डाल दिया कि क्रिटिकल पैरामीटर, तो क्रिटिकल पैरामीटर का स्क्वायर फुटिंग में क्या फार्मूला है, 4 इंटू सी प्लस डी एवरेज, ठीक है। पंचिंग शेयर का फार्मूला अभी हमने पीछे पढ़ा है कि सी प्लस डी एवरेज इंटू स्क्वायर, इसको बी स्क्वायर में से माइनस करो, क्यू यू से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो ये आपके पास पंचिंग शेयर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास बेंडिंग मोमेंट, ये आपके पास पंचिंग शेयर कैपेसिटी है 5VCP, ये फार्मूला हमने पढ़ा है, ये बी नॉट जो हमने स्टेप नंबर 5 में बी नॉट फाइंड किया तो वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो अगर कहता है कि ये इससे ग्रेटर या इक्वल है तो ओके, अगर लेस देन है तो फिर हमें क्या करना होगा, फुटिंग की थिकनेस इंक्रीज करनी होगी। फिर इसी तरह फ्लेक्सुरल मूवमेंट, उसका फार्मूला आपको गिवन है, और फिर एरिया ऑफ स्टील, उसके लिए आपने डिजाइन करना है दोनों डायरेक्शंस में, ठीक है। तो चूंकि वो है आपके पास क्या कहते हैं अपना स्क्वायर फुटिंग है, तो इसलिए दोनों डायरेक्शन में सेम आपके पास होगा एरिया, रेक्टेंगुलर में डिफरेंट होगा, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 11 के जो आपके पास रीइंफोर्समेंट चेक्स हैं, एएस मिनिमम, और फिर आपके पास जो स्पेसिंग चेक हैं, मैक्सिमम स्पेसिंग, वो आपने अप्लाई करनी है। फिर बार्स की प्लेसमेंट है, और फिर ड्राफ्टिंग है, ठीक है। तो एग्जांपल करें इसके ऊपर, आप लोग मेंटली तौर पर तैयार हैं इस चीज़ के लिए, चलिए लेट्स डू इट। तो ये एग्जांपल है आपके पास, कहते हैं डिज़ाइन अ स्क्वायर कॉलम फुटिंग, कॉलम है 18 इंच स्क्वायर 18 बाई 18, FC प्राइम आपको गिवन है, रीइंफोर्स्ड है 8 नंबर 8 बार्स, ठीक है। FY आपको 40 गिवन है, सपोर्ट्स अ सर्विस लोड ऑफ 81.87 किप्स। अब कॉलम के ऊपर कितना लोड आ रहा है, सर्विस लोड आ रहा है 81.87 किप्स, इसने डेड और लाइव नहीं कहा, ठीक है, और खुद ही फैक्टर्ड लोड भी बता दिए। तो देखें, आपको पता है ना कि सर्विस लोड आप कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जब एरिया फाइंड करते हैं, याद है। हाँ जी, जब आप QE को आप यूज़ करते हैं तो आप सर्विस लोड इस्तेमाल करते हैं, और फिर आप फैक्टर्ड लोड इस्तेमाल करते हैं उसी एरिया के साथ, और आप फाइंड करते हैं QU, और उस QU के ऊपर आप सारा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, पंचिंग शेयर भी और मैक्सिमम फ्लेक्चुरल वो भी लोड भी। द अलाउेबल सॉइल प्रेशर इज 2.204 किप पर स्क्वायर फीट, KSF, ठीक है। QA जिसको कहते हैं, जिसमें से आप W माइनस करते हैं तो QE आता है, और उस QE से फिर आपके पास QU आता है। डिज़ाइन अ स्क्वायर फुटिंग विद बेस 5 फीट बिलो सरफेस, वही जो हमारे पास वॉल फुटिंग वाली थी कि सरफेस से 5 फुट नीचे होनी चाहिए। टेक यूनिट वेट ऑफ सॉइल एज 100 PSF, ठीक है। तो W ऑफ सॉइल और W ऑफ कंक्रीट जो आप स्टेप नंबर 2 में फाइंड करते हो, सही है। चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब जी। तो कॉलम साइज 18 बाई 18,
सी याद है आपको जो यूज होता है, सी प्लस डी एवरेज। चलें आगे चलते हैं। एफ सी प्राइम गिवन है, एफ वाई गिवन है, क्यू ए गिवन है, फैक्टर लोड ऑन कॉलम गिवन है, सर्विस लोड ऑन कॉलम गिवन है। ये सारी चीजें तो मैंने भी डिस्कस की है ना डिटेल में आपके साथ। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास के एस्टिमेट दी थिकनेस ऑफ फुटिंग। ठीक है, अज्यूम कहते हैं कि 15 इंच की हम थिकनेस देते हैं फुटिंग की। तो डी एवरेज क्या हो जाएगा, एच माइनस क्लियर कवर जो कि 3 इंच होता है माइनस 1 बार का डाया। ठीक है, तो कहते हैं अगर नंबर 8 बार हम यूज करेंगे तो उसका डाया क्या है 1 इंच, 3 आपका कवर है, 15 आपकी एच है, आपके पास डी एवरेज जो है वो कितना है 11 इंचेस आ जाएगा। ठीक है, नाउ कैलकुलेट ओवर बर्डन प्रेशर W। तो आपके पास एच भी है, आप फाइंड कर सकते हैं वेट ऑफ व्हाट कंक्रीट। ये देखिए वेट ऑफ कंक्रीट है ना, तो वेट ऑफ कंक्रीट में आप क्या यूज करेंगे एच, गैमा सी इंटू एच। ठीक है, और टोटल आपके पास 5 फुट है, 5 फुट में से आपके पास ये एच निकल गया तो बाकी आपके पास कितनी सॉइल बची, जेड जो कि 5 फुट है माइनस एच जो कि 15 इंच है, तो तकरीबन 45 इंचेस आपके पास ये बची। ठीक है, तो इसको आप फिट में और इसमें किप फिट में करके और मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा टोटल W विच इज 0.5625 KSF। अब इसको आप माइनस करेंगे Q अलाउेबल में से। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप साथ साथ अपने पास करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी चीज़ एम्बिगुअस नहीं रहेगी, सब कुछ क्लियर है। जो चीज़ डायग्राम में है वो मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ, जो चीज़ कैलकुलेट करने की है वो आपने कैलकुलेटर उठाना है और खुद उसको सॉल्व करना है, सही है, तब आपको समझ आएगी। तो स्टेप नंबर 3 हमारे पास कैलकुलेटिंग इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी QE। इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी का फार्मूला आपको पता है, अलाउेबल में से जो भी आपने सरचार्ज का वेट या रिफिल उसको बोल दें प्लस कंक्रीट का जो वेट है वो आप माइनस करें तो आपके पास इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी आ जाती है KSF में। ठीक है, कैलकुलेटिंग द बेयरिंग एरिया, तो आपके पास सर्विस लोड भी है और इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी भी है, तो आपके पास बेयरिंग एरिया आ गया 49.86 स्क्वायर फीट। अब चूंकि आपने स्क्वायर फुटिंग डिज़ाइन करनी है तो आप ऐसे लो कि दोनों डायमेंशन सेम हो, तो आप 8 इंटू 8 अगर लें तो वो होता है 64, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप अगर 7 इंटू 7 लें तो वो आता है 49, थोड़ा सा कहते हैं कि आप उससे कम है, तो कहते हैं चले 7 फीट की हम फुटिंग जो है तो वो ट्राई करते हैं। ठीक है, याद रखें आपके कॉलम का क्या साइज था 18 इंच। ठीक है, तो 18 के कॉलम के लिए आपने 7 फुट की वो रखी है फुटिंग। ये देखें, ये जो मैं आपको पीछे समझा रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था कि पंचिंग शेयर या टू वे शेयर किस तरीके से, देखें आपकी फुटिंग वैसी की वैसी ऊपर रह गई और चूंकि कॉलम के ऊपर लोड आ रहा था ना ऊपर बीम और स्लैब का, तो कॉलम जो है तो वो इस पोर्शन को लेके और पंच करके निकल गया इधर से और आपके सारे का सारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसीलिए कॉलम की विसिनिटी में जो आपकी फुटिंग होती है उसको आप बहुत स्ट्रांग बनाते हो। ठीक है, ये आपके पास डायमेंशंस आ गई फुटिंग की, ये डायमेंशन 7 फुट, ये डायमेंशन 7 फुट। अभी देखिए स्टेप नंबर 4 से आपके पास आई है। ठीक है, कॉलम की डायमेंशन आपके पास पहले से है कि नहीं है 18 इंच। ठीक है, और एवरेज थिकनेस आपके पास फुटिंग की आ चुकी है स्टेप नंबर 1 से, और वो कितनी आपने ली है, वो आपने ली है 15 माइनस 4 11। ठीक है, तो देखें 11/2 आपके पास ये डिस्टेंस हो जाएगा, 11/2 आपके पास ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो 11/2 प्लस 11/2 प्लस 18, तो ये आपके पास टोटल आपके पास डी एवरेज प्लस सी हो जाएगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये चीज़ आपके पास डी एवरेज प्लस सी आपके पास पंचिंग शेयर में भी यूज़ होगा, उसमें डिमांड में, और कैपेसिटी में भी आपके पास वो छोटा बी नॉट नहीं होता जो कि 4 टाइम्स दिस पेरीमीटर जो आप लेते हैं। ठीक है, तो अगले स्टेप पे चलते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो जो बात मैं अभी पीछे कर रहा था क्रिटिकल पेरीमीटर के बी नॉट प्लस सी प्लस डी एवरेज, उसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला पेरीमीटर आ जाएगा स्मॉल बी नॉट। ये देखें आपके पास स्मॉल बी नॉट की वैल्यू आ गई। अगला स्टेप है कि डिज़ाइन प्रेशर क्यू यू इज इक्वल टू फैक्टर्ड लोड, और हमने जो स्टेप नंबर 4 में एरिया फाइंड किया था याद है 7 इंटू 7, तो ये देखिए ये 7 इंटू 7 आपका वो एरिया है। ठीक है, एरिया ऑफ फुटिंग, और ये आपका फैक्टर्ड लोड है आपको जो गिवन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, याद है। तो यहाँ से आपके पास क्यू यू आ रहा है ये चीज़, इस क्यू यू को अब आप इस्तेमाल करेंगे पंचिंग शेयर में और
फ्लेक्सुरल कैपेसिटी, सॉरी फ्लेक्सुरल डिमांड में, ठीक है, या बेंडिंग मोमेंट या जो भी आप उसको नाम देते हैं। तो अगला स्टेप हमारा है कैलकुलेट द पंचिंग शेयर फोर्स। पंचिंग शेयर फोर्स का फार्मूला हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये देखें, ये टोटल एरिया ऑफ फुटिंग, ठीक है, माइनस वो वाला जो आपके पास क्रिटिकल पैरामीटर है या क्रिटिकल एरिया है, तो सी प्लस डी एवरेज का स्क्वायर, यानी ये बड़े टोटल एरिया में से ये छोटे वाला एरिया कॉलम का और ये वाला जो आपके पास क्रिटिकल पैरामीटर है ये सारा माइनस कर दें, तो आपके पास ये जो लाइट पर्पल सॉरी लाइट ग्रे वाला जो एरिया है, इसके ऊपर जो नीचे से सॉइल का प्रेशर लग रहा है, कहते हैं ये इसको सॉइल को ऊपर ले जाएगा और कॉलम उसको नीचे ले जाएगा। मैं आपको पिछली स्लाइड पे ले जाता हूँ, ये देखें, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे से जो है तो वो सॉइल प्रेशर दे रही है, ठीक है, कॉलम ऊपर से बिल्डिंग का लोड ट्रांसफर कर रहा है, तो जाहिर बात है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर वाला लोड और नीचे वाला लोड बराबर होंगे ना, ठीक है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई आपके पास अगर इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में आपके पास कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है फुटिंग के ऊपर, ऊपर की तरफ, वो भी कहां से, उसकी जानिब से, नीचे जमीन की तरफ से, ठीक है। अब आपके पास ये जो क्रिटिकल पैरामीटर है, ये छोटा एरिया, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, कहता है ये वाला जो बाहर वाला, ये जो इस फिगर में आपको ये व्हाइट नजर आ रहा है, इसका जो एरिया है, सॉरी इसके ऊपर जो प्रेशर है, ये ना हो कि वो आपके पास ऊपर चली जाए फुटिंग और वो कॉलम का जो लोड आ रहा है वो सिर्फ इतने एरिया के ऊपर हो, वो बाकी के ऊपर फैल ही ना रहा हो और वो उसको पंच करके और साथ ले जाए, ठीक है। तो वो जो आपके पास क्रिटिकल पंचिंग शेयर का वो लोड लग रहा है उसको हमने कैलकुलेट किया फार्मूले से, और फिर उसके ऊपर हम अपने सारे वो करते हैं, कैपेसिटी और डिमांड को कंपेयर करते हैं। तो हम वापस आ गए उसी जगह पे, आपके पास देखें, वो कहता है कि सारे का सारा एरिया बी स्क्वायर है और ये जो ये वाला सारा एरिया है, ये वाला रेक्टेंगल प्लस कॉलम, इस वाले को हमने माइनस करके और इसके ऊपर जो आपके पास नीचे से लग रहा है प्रेशर उसको मल्टीप्लाई कर दिया है उस एरिया के साथ, तो आपके पास वी यू आ गया है पी, ठीक है, पंचिंग शेयर फोर्स। और ये कितनी आई है आपके पास, ये देखें, टोटल फुटिंग एरिया कितना है 7 स्क्वायर, और फिर ये आपके पास आ गया कॉलम, और ये आपके पास आ गया डी, डेप्थ ऑफ द फुटिंग, याद है, डी बाई 2 प्लस डी बाई 2, ठीक है। 12 पे क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि ये दोनों इंचेस में है और ये आपके पास फीट में है। सो आपके पास पंचिंग शेयर फोर्स की क्या वैल्यू आ रही है, 90.85 किप्स। अब आपकी जो कैपेसिटी है वो अगर इससे ज्यादा है या इसके इक्वल है, तब आपकी जो डेप्थ है फुटिंग की वो तो ओके है, लेकिन अगर कम हुई तो फिर आपकी ये जो 15 इंच की डेप्थ है इसको आपको ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले स्टेप में कैलकुलेट करते हैं आप शेयर कैपेसिटी। उसके लिए ये सिंपल फार्मूला है, बी नॉट आपने स्टेप नंबर 5 में फाइंड किया हुआ है, आपने बाकी सारी सिर्फ इधर वैल्यूज पुटिंग करनी है, और आपके पास जो कैपेसिटी आ रही है वो 209.66 आ रही है, और आपके पास जो डिमांड है वो 90.85 है। ओके, कहता है इसका मतलब कि यू आर ऑन सेफ साइड, आपकी डेप्थ जो है वो अगेंस्ट पंचिंग शेयर इनफ है, और आपको जो है तो वो डेप्थ इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं फ्लेक्सुरल डिजाइन के ऊपर, सही है। अच्छा जी, तो अगला स्टेप है स्टेप नंबर 9, कैलकुलेट मैक्सिमम मोमेंट। और मोमेंट के लिए आपको पता है ना, ये देखिए क्रिटिकल सेक्शन बिल्कुल फेस ऑफ द कॉलम के ऊपर है, ये देखें क्रिटिकल सेक्शन फॉर फ्लक्चर, तो जहां पर आपके पास कॉलम का फेस है बिल्कुल वहां पे फुटिंग में आपके पास ये क्रिटिकल सेक्शन है, ये आपके पास मूवमेंट आर्म है, यानी इसके ऊपर ये सारा देखिए यूडीएल अप्लाइड है, इस क्यू यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फार्मूला आपको पता है क्यू यू बी के इंटू के बाई 2, याद है आपके पास यूडीएल के लिए आप क्या करते थे, के इंटू के बाई 2 के सेंटर पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वही चीज है। तो आपके पास के का क्या इक्वेशन है, बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है, कि आपके पास ये वाला फेस ऑफ द कॉलम से लेकर एंड ऑफ द फुटिंग तक आपके पास कैसे बी माइनस सी डिवाइड बाई 2 है। वैल्यूज आपने इधर पुट की और आपके पास जो डिमांड आई वो थी 668 इंच किप, ये मूवमेंट आपके पास लग रही है, ठीक है। अब चूंकि ये देखें ये स्क्वायर फुटिंग है, तो इस तरफ भी आपके पास यही मूवमेंट है, इस तरफ भी यही मूवमेंट है, इस तरफ भी यही मूवमेंट है, और इस तरफ, यानी कि चारों तरफ आपके पास सेम मूवमेंट आ रही है, तो आपको बस एक ही डिजाइन करना होगा और वो सारी फुटिंग के लिए क्या होगा, इनफ होगा, सही है। तो जो मूवमेंट हमारे पास आई है अब उसके लिए हमने डिजाइन भी करना है एरिया ऑफ स्टील, तो कहते हैं वही ट्रायल एंड सक्सेस मेथड स्टार्ट करते हैं, ए इज इक्वल टू 0.2 डी, आपके पास स्मॉल ए आ गया, उसको कैपिटल ए, उसको एरिया ऑफ स्टील में पुट करें,
आपके पास एरिया ऑफ स्टील आ गया। उसको फिर स्मॉल ए में पुट करें तो आपके पास स्मॉल ए आ गया। उसको फिर एरिया ऑफ स्टील में पुट करें तो आपके पास कहते हैं कि आफ्टर मैनी ट्रायल्स आपके पास ये चीज आपके पास आ गई है 1.71 स्क्वायर इंचेस। ठीक हो गया। तो अब आप नंबर ऑफ बार्स फाइंड कर लो कि मेरे पास एक डायरेक्शन में कितने बार्स आ रहे हैं। तो पहले उसको कहते हैं कि मिनिमम रिइंफोर्समेंट के ऊपर चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था उस वो मिनिमम रिइंफोर्समेंट जो एसीआई ने हमारे पास चेक रखा है, लिमिट रखा है, उससे कम तो नहीं है। तो जब आपने एस मिनिमम जो आपने फार्मूला पढ़ा था 0.005 कैपिटल बी जो कि विड्थ ऑफ दी फुटिंग है 7 फुट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी एवरेज जो कि 11 इंच है। तो आप जब इसको इंचेस में सबको पुट करके और वैल्यूज पुट किया आपने तो आपके पास आ रहे 4.62। वाओ। और आप हमारे पास जो वहां पे वैल्यू आ रही थी वो बहुत कम आ रही थी, ठीक है। सो एस मिनिमम इज इक्वल टू 4.62 स्क्वायर इंचेस। सो एस मिनिमम गवर्न्स। चूंकि हमारा जो एरिया ऑफ स्टील आ रहा था वो एस मिनिमम से बहुत कम था और हम एस मिनिमम से कम जा नहीं सकते क्योंकि कोड की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम कौन सी वैल्यू देंगे 4.62 और इसके ऊपर डिजाइन करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बार्स। तो स्टेप नंबर 12 है हमारा बार्स प्लेसमेंट। नाउ द स्पेसिंग कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज यूजिंग नंबर 8 बार। नंबर ऑफ बार्स कितने हो गए 4.62 डिवाइड बाय 0.79 एरिया ऑफ बार। एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय एरिया ऑफ बार। तो हमारे पास कितने बार्स आ गए 6 बार्स आ गए। आपके पास फुटिंग है 7 फुट। आपको पता है कि मैंने 3 इंच का कवर इधर देना है, 3 इंच का कवर इधर देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए 7 फीट माइनस क्लियर कवर जो कि 3 इंच एक तरफ होता है, 3 इंच दूसरी तरफ होता है। तो आपके पास कितना डिस्टेंस बचा 6.5 फुट। 6.5 फुट में आपने कितने बार्स प्लेस करने हैं, आपने 6 बार प्लेस करने हैं। तो ये देखें स्पेसिंग कैसे आ जाएगी 6.5 फीट को इंच में कन्वर्ट कर दिया डिवाइडेड बाय 5। क्यों 5 किया है देखें, मैंने आपको पिछली एग्जांपल में भी समझाया था जब हम वॉल फुटिंग कर रहे थे कि आपके पास अगर 6 बार्स हैं तो उनके दरमियान स्पेसिंग्स कितनी आएंगी 5 आएंगी। देखें ये पहला बार है ना, अब एक स्पेसिंग और दूसरा बार, 2 स्पेसिंग, 3 स्पेसिंग, 4 स्पेसिंग और 5 स्पेसिंग, ठीक है। तो अगर 10 बार होंगे तो उनके दरमियान 9 स्पेसिंग्स होंगी, अगर 20 बार होंगे तो उनके दरमियान 19 स्पेसिंग्स होंगी, ठीक है। सो आपने किया तो आपके पास डिस्टेंस कितना है कि आपने 15 इंच के ऊपर ये बार्स दोनों डायरेक्शन में, नंबर 8 बार एट 15 इंच सेंटर टू सेंटर, गिवन दैट कि पहला बार आपका फेस से कितने इंच के ऊपर होगा 3 इंच इस डायरेक्शन में भी और 3 इंच इस डायरेक्शन में भी, ठीक हो गया। हेंस 6 bars can be provided in the foundation if they are placed 15 inch center to center and maximum spacing should not exceed 3h और 18 इंच। तो देखिए 18 इंच से भी कम है ये 15 इंच है कि नहीं है, और 3h ये तो बहुत ही कम है क्योंकि h आपके पास 15 इंच आपने लिया हुआ है तो वो 45 इंचेस आ रहे हैं। तो आप मैक्सिमम स्पेसिंग वाली रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों डायरेक्शन में आपके पास मेन रिइंफोर्समेंट है। ये सेक्शन आप इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं। स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर कॉलम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो फाइनल आपका स्टेप है आखिरी ड्राफ्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपने ज़रूर करना होगा और इसको समझना भी ज़रूरी है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखें अब आपको थोड़ा और क्लियर हो गया, ठीक है। उसने कहा था कि आपके पास जो टोटल वो आ रहा है वो कितना आ रहा है। अच्छा ये जो आपके पास 5 फुट है ना ये मेरा ख्याल है इधर तक है, ठीक है। पिछली एग्जांपल में भी आपने देखा था कि ये पीसीसी जो था वो उसने सिर्फ उसको एज अ वो पैड प्रोवाइड करने के लिए दिया था और हमने कैलकुलेशन में भी ये 15 इंच सिर्फ इस 5 फुट में से माइनस किया हुआ है। तो अगर आप इस 3 इंच को भी कंसिडर करते हैं तो फिर आपको 3 इंच और माइनस करके और वेट कैलकुलेट करना होगा। एनी हाउ ये बहुत छोटी सी चीज़ है। नीचे आपने पैड दिया पीसीसी का, उसके ऊपर आपकी फुटिंग है जिसकी डेप्थ है 15 इंच। जो बॉटम ऑफ द फुटिंग है उधर से लेकर जहां पर आपका ग्राउंड लेवल है वो आपका 5 फुट है, यानी यहाँ पे आपकी सारी की सारी मट्टी पड़ी हुई है, ठीक है। फुटिंग के ऊपर ये सारी मट्टी है, इसलिए आप जब वेट कैलकुलेट करते हो तो इधर मट्टी का करते हो और इधर फुटिंग का करते हो, ठीक है। कॉलम आपका 18 इंच स्क्वायर कॉलम है। रिइंफोर्समेंट आपकी दोनों डायरेक्शन में सेम है, नंबर 8 एट 15 इंच सेंटर टू सेंटर बोथ वेज। तो इसलिए किसी भी डायरेक्शन में आप इसको ऊपर या नीचे कर दो इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ से जो फेस तक डिस्टेंस है वो 3 इंच होगा, यहाँ से फेस तक जो डिस्टेंस है वो 3 इंच होगा, ठीक है। बॉटम तक भी जो इसका रिइंफोर्समेंट का डिस्टेंस होगा वो 3 इंच होगा। और इसमें अगर कोई चीज़ है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जो आपको क्लियर ना हो, ठीक है।
तो दैट इज़ इट। यहाँ पे हमारे ये फुटिंग डिज़ाइन दोनों ख़त्म हो गए। आपने वॉल फुटिंग भी देख लिया कि वॉल फुटिंग कैसे डिज़ाइन करते हैं, और उसके साथ साथ आपने देख लिया कि आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग, एक कॉलम जब आपके पास रेस्ट कर रहा हो फुटिंग के ऊपर तो उसका डिज़ाइन कैसे होता है। ठीक है, तो होपफुली कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने आप लोगों को नेल्सन की बुक का भी बताया है, उसमें भी आप डिटेल में जाएं, इस चीज़ को पढ़ें, समझें कि किस तरीके से है ये सही है, और होपफुली कि आप इसको इंजॉय करेंगे वहाँ पे भी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये नेल्सन की बुक मैंने आपके लिए खोली है, कॉलम फुटिंग्स। वॉल का तो मैंने आपको साथ साथ वो किया था। ठीक है, ये देखिए टॉपिक है 16.6 जिसमें आप कॉलम फुटिंग्स देखते हैं। ये देखिए आपके पास कॉलम फुटिंग्स की डिफरेंट अरेंजमेंट। ए जो है तो वो सिंपल अरेंजमेंट है जिसकी हमने एग्जांपल की है। बी आपके पास है स्टेप्ड फुटिंग भी इसको कह सकते हैं, या ये ड्रॉप पैनल टाइप है। सी में देखें कि आपके पास जो वो है क्या कहते हैं इसको, अपना साइड्स पे आप देखें थिकनेस किस तरह है, और फिर आप एक स्लोप देकर और इसको सेंटर में थिकनेस को ज्यादा कर रहे हैं शेयर की खातिर। ठीक है, पंचिंग शेयर, तो उसमें देखें फैक्टर जो है नंबर ए, वो कहते हैं शेयर इसमें बहुत क्रिटिकल होता है। ठीक है, फिर ये उसने आपको कैलकुलेट करना सिखाया, पंचिंग शेयर फेलियर कैसे होता है सिंगल फुटिंग में। ये देखिए सब कुछ वही है। पेरीमीटर कैसे उसका कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, ये आपका कॉलम है और ये आपका वो पेरीमीटर है। ठीक है, जो आप कैलकुलेट करते होते हैं d/2 इस तरफ, d/2 इस तरफ, तो कॉलम प्लस डी, तो आपके पास ये एक साइड पूरी आ जाएगी ए से लेकर डी तक, फिर ए से बी तक, ये सारा आपके पास पेरीमीटर है। ठीक है, और ये देखें आपके पास कॉलम इतने पोर्शन को लेकर और वो निकल जाएगा और आपके पास फुटिंग ऊपर आ जाएगी। तो सब कुछ वही है, आप एक नज़र इसको भी यहाँ पे भी देख लें। ये आपके पास फार्मूलाज हैं जो कि हमने पढ़े हैं, कैपेसिटीज़। देखें आपके बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, ये कंक्रीट कॉलम का सिर्फ हमने पढ़ा है। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आपके पास वही मेसनरी वॉल याद है ना आपको, तो कहते हैं कि अगर मेसनरी वॉल या कॉलम हो, वॉल का तो नहीं खैर कॉलम के लिए, लेकिन जो कि हमने वॉल का पढ़ लिया तो वो कहते हैं उसका भी तकरीबन सेम ही है, वही b/4 बीच में आ जाएगा। ठीक है, और अगर स्टील कॉलम है तो उसके पास आपके पास ये है क्रिटिकल सेक्शन। ये फिर आपके पास एक एग्जांपल है डिज़ाइन ऑफ अ स्क्वायर फुटिंग, इसको भी चेक कर लें। ये फिर उसने और आपको एग्जांपल के अंदर समझाया हुआ है। तो आप कहने का मकसद ये है कि आप इसको गो थ्रू करें, पहले मेरा लेक्चर देखें। ठीक है, जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करता हूँ वो साथ देखें, उसके बाद नेल्सन की बुक देखें, तो इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझना है। ये देखें, ये फाइनल उसने आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे भी समझा दिए। तो ये 2-3 एग्जांपल्स जब आप देख लेंगे, आप असाइनमेंट कर लेंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये देखें फिर आपके पास कंबाइंड फुटिंग आती है जो कि आपके PRC 1 के कोर्स में नहीं है। कंबाइंड फुटिंग क्या है, ये एक आपके पास अरेंजमेंट है। पहली अरेंजमेंट आपने ये देखी थी। ठीक है, 2 कॉलम की फुटिंग। तो देखें आपके पास 2 कॉलम फुटिंग का डिज़ाइन किस तरह होता है, मुख्तलिफ आपके पास अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। देखें पहली अरेंजमेंट देखें, ऊपर आपके पास सही विड्थ आपकी कांस्टेंट है। दूसरे में देखें आपकी यहाँ पे विड्थ कितनी है और यहाँ पे कितनी है। तीसरे में देखें वहाँ पे यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है विड्थ, यहाँ पे देखें यहाँ तक सेम विड्थ आई है। फिर आपके पास टी टाइप है हो गया। खैर ये तो दिखाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास कंबाइंड फुटिंग का भी डिज़ाइन मौजूद है। आप अगर चाहें तो आप इसके लिए भी इसको भी देख सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में PRC 1 में आपका इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कंबाइंड फुटिंग में आपका या वॉल फुटिंग आएगा और या आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग आएगा। ठीक है, स्ट्रिप ग्रिड एंड मैट फाउंडेशन, और ये सबसे आपके पास टफ जो है, जिसके ऊपर सारे के सारे स्ट्रक्चर के नीचे आप एक ही फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास पाइल कैप्स हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप हजरात जाएं, इसको गो थ्रू करें। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ जो कि आपको असाइनमेंट में भी मैं दूंगा, जो आपने सबमिट करनी होगी, और इंशाल्लाह आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, ये एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने है, यही आपको PDF लेक्चर्स में भी मिलेगी और यही मैं वहाँ पे असाइनमेंट्स में अपलोड करूँगा।
इसको आपने करना है उसी तरीके से, कोई ख़ास इसमें चेंजेस नहीं है। देखें कॉलम की साइज़, कॉलम का साइज़ वही है, एफ सी प्राइम वही है, एफ वाई आई थिंक चेंज है यहाँ पे, डेड लोड, लाइव लोड। तो सर्विस लोड के लिए आपने इनको डायरेक्टली प्लस कर देना है, और फैक्टर्ड के लिए आपने इनके साथ इनके फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें, बस ये नई चीज़ आपने करनी है, ठीक है। क्यू अलाउेबल आपको गिवन है, डब्ल्यू फाइंड करके इसमें से माइनस कर दें और आपके पास क्यू ई आ जाएगा, ठीक है। क्यू ई और जो एरिया आप फाइंड करेंगे उसकी मदद से आपके पास क्यू यू आ जाएगा, और क्यू यू आप सारे एनालिसिस में इस्तेमाल कर लेते हैं, दैट्स इट, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। ये रेफरेंसेस हैं आपके पास, और अगेन आपकी अगर क्वेरीज हों तो आप प्लीज़ एलएमएस पे जो क्वेरी का सेक्शन है उसमें सबमिट करें, और बस इन वीडियोस को देखते जाएं, अपने पीडीएफ को देखें, अपने पास एक एक चीज़ सॉल्व करें। जब ये आप वीडियोस देख रहे हो काइंडली अपने पास कैलकुलेटर और पेन ज़रूर रखें, और पेजेस, और इसको साथ साथ सॉल्व करते जाएं, क्योंकि ये कोई आपके पास भाग नहीं रहा टाइम, ठीक है। जो मैं एक स्टेप समझाऊं फ़ौरन वहीं पे पॉज करें और उसको सॉल्व करें, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, एंड दैट्स इट, ठीक है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।